Welcome back to another lecture, and in this lecture we will study solar radiation, heat balance and temperature, and we will discuss some other features related to this chapter as well, like convection, advection, conduction, right? एल्बिडो के बारे में भी एक हमें स्टडी करनी है. देन वी विल डिस्कस अबाउट हीट बजट के बारे में भी वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर. राइट, द अर्थ रिसीव्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन. ये हमारी जो प्लैनेट अर्थ है, ये इसकी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो रिसीव की जाती है सन के थ्रू इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसे हम इंसोलेशन भी बोलते हैं. द अर्थ इन टर्न्स रेडिएट्स बैक टू स्पेस द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द अर्थ. और फिर उसके बदले में जो प्लैनेट अर्थ है वो कुछ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक भी करते हैं. ठीक है, और कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी किया जाता है अर्थ के द्वारा. As a result, the earth neither warms up nor does it get cooled over a period of time. और इसी प्रॉपर्टी के कारण जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है. ठीक है. नाउ सोलर रेडिएशन. अर्थ्स सरफेस रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन शॉर्ट वेवलेंथ. जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ में होती है. ठीक है, तो जितनी भी सोलर रेडिएशन आ रही है वो शॉर्ट वेवलेंथ में ही रिसीव की जाती है अर्थ के थ्रू. ठीक है, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि इंसोलेशन भी जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, तो इंसोलेशन की यू कैन से इट्स अ फुल फॉर्म, इनकमिंग सोलर रेडिएशन. राइट, कुछ टर्म्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एपहीलियन एंड पेरिहीलियन. बेसिकली एपहीलियन, देखिए ये सन है, ये यहाँ पे हमारी प्लैनेट अर्थ है. ठीक है, और इस पोजीशन पे रिवॉल्व करती है प्लैनेट अर्थ. ठीक है, तो जब रिवॉल्व करती है सन के अराउंड अर्थ, तो जब वो सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस पे होती है, जब उसकी सन से डिस्टेंस मैक्सिमम होती है, तो उसको बोलते हैं एपहीलियन. ठीक है, और जब वो सबसे पास होती है, जब प्लैनेट अर्थ की डिस्टेंस सन से मिनिमम होती है. ठीक है, यानी कि जब सबसे ज़्यादा पास होती है, तो उस कंडीशन को हमने नाम दिया है पेरिहीलियन. ठीक है, व्हेन द अर्थ इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन, और ये 4 जुलाई को फारदेस्ट होती है, फारदेस्ट पोजीशन पे होती है अर्थ, और 3 जनवरी को नियरेस्ट होती है टू द सन, जो हमारी प्लैनेट अर्थ है. ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पेरिहीलियन मतलब पास में. ठीक है, पी से पेरिहीलियन एंड पी से पास. तो जब पास होती है सन के तो पेरिहीलियन बोलते हैं, दूर होती है तो एपहीलियन बोलते हैं. ठीक है, 3 जनवरी को सबसे पास होती है. क्यों? इसे इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जनवरी में नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है. राइट, तो हमें जनवरी में ही सबसे ज़्यादा जो है इंसोलेशन चाहिए होती है, ताकि थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल रहे. राइट, तो इस ट्रिक से भी आप डेट भी याद रख सकते हैं, एटलीस्ट मंथ तो याद रख ही सकते हैं, और उससे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं कई ऑप्शंस जो क्वेश्चंस में आने वाले हैं. ओके, तो एपहीलियन, पेरिहीलियन. ठीक है. Therefore, the annual insolation received by the Earth on 3rd January is slightly more than the amount received on 4th July. ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, जब 4th जुलाई को और 3rd जनवरी को जो है इंसोलेशन में जो इंसोलेशन रिसीव की जाएगी अर्थ के द्वारा, उसमें डिफरेंस होगा. राइट, जब यहाँ पे पास में है 3rd जनवरी को अर्थ सन के पास में है, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होगी उसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होगा. राइट, अब फैक्टर दैट कॉजेज वेरिएशन इन इंसोलेशन. इंसोलेशन में कुछ फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएशन पैदा करते हैं. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में वी विल स्टडी वन बाय वन. राइट, तो पहला फैक्टर है द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. ध्यान देने वाली बात है कि ये रोटेशन की बात हो रही है, रेवोल्यूशन की बात नहीं हो रही है. ये जो हमने अभी बात की ये रेवोल्यूशन था. ठीक है, अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड और रोटेट करती है ऑन इट्स ओन एक्सिस. ठीक है, राइट, तो ये अगर एक्सिस है तो अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे. राइट, और रिवॉल्व करती है अराउंड सन. ठीक है, अर्थ्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री.
with the plane of its orbit around the sun has a greater influence on amount of insolation received at different latitudes. देखिए, हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस से टिल्ट है थोड़ी सी, राइट। और ये जो एंगल है ये 66.5 डिग्री पर टिल्ट है जो अर्थ है, ठीक है। तो अब जब वो रिवॉल्व करेगी सन से, जब वो इंसोलेशन सन से अर्थ की तरफ आएगा, तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल रोटेशन का भी रहता है। किसकी वजह से? क्योंकि अर्थ जो है टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, इस वजह से, ठीक है। मैं आपको बिना डायग्राम बनाए ज़्यादा यहाँ पे नहीं समझा सकता, बस आपको इमेजिन करना पड़ेगा ये, ठीक है। आपको यू हैव टू इमेजिन दिस इन योर माइंड। अगर मान लीजिए अर्थ की शेप कुछ ऐसी है और एक्सिस है ये, राइट, और ये टिल्टेड है 66.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस, तो जब इस पे इंसोलेशन पड़ेगी, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो कभी कभी नॉर्थ वाले हिस्से में ज़्यादा इंसोलेशन होगी, कभी कभी साउथ वाले हेमिस्फेयर में ज़्यादा इंसोलेशन होगी। तो बस ये इस बारे में बात की जा रही है इस पॉइंट में यहाँ पे सिंपली, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। जो लैटिट्यूड होता है, देखिए, ये अगर हमारा प्लेनेट है तो ये लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। तो जब जो सन से इनकमिंग रेडिएशन है वो डिपेंड करती है लैटिट्यूड्स पे भी। जो यहाँ पे देखिए, जब ये इनकमिंग रेडिएशन जो आ रहे हैं सन से, ठीक है, तो ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में ज़्यादा है और साउथ हेमिस्फेयर में कम है। तो साउथ हेमिस्फेयर के लैटिट्यूड में कम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन पहुँच रही है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है सेकंड पॉइंट में। इसकी वजह से भी जो है अमाउंट ऑफ इंसोलेशन जो है इस पे भी डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट है द लेंथ ऑफ द डे। ये भी बहुत ऑब्वियस है, अगर डे की लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी तो जो इंसोलेशन होगा उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, राइट। इट्स प्रीटी ऑब्वियस। फोर्थ पॉइंट इज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोसफेयर। नाउ द एटमोसफेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है। और जो इंसोलेशन होती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन ही होती है। द इनकमिंग सोलर रेडिएशन पासिस थ्रू द एटमोसफेयर बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस। इन ट्रोपोस्फेयर वाटर वेपर ओजोन अदर गैसेस एब्जॉर्ब मच ऑफ द नियर इंफ्रारेड रेडिएशन। देखिए, ट्रांसपेरेंसी पे भी बहुत डिपेंड करता है जो इंसोलेशन है। कैसे? जब इंसोलेशन आती है तो हम अभी आगे हीट बजट में पढ़ने वाले हैं ये कि जब जो इंसोलेशन होती है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है क्लाउड से या फिर डस्ट पार्टिकल से। तो जो ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे क्लाउड्स नहीं होंगे वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, तो वहाँ पे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो ज़्यादा अमाउंट में पहुँचती है, ठीक है। ये इस पॉइंट में बात की जा रही है। नाउ द कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड। जो कन्फिग्रेशन होता है लैंड का वो भी बहुत जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, उसके थ्रू भी अमाउंट ऑफ इंसोलेशन को कम या ज़्यादा किया जा सकता है या फिर हो जाता है कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड की थ्रू, ठीक है। देखिए, मैक्सिमम इंसोलेशन ऑफ द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स मतलब वहाँ पे क्लाउड जो है मिनिमम होने वाले हैं, राइट। इसका मतलब है यहाँ पे क्लाउड्स जो है मिनिमम होंगे, वेयर द क्लाउडीनेस इज़ द लीस्ट, राइट। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर क्लाउड होते हैं तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है, मतलब जो इंसोलेशन होता है वो क्लाउड से रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, और अगर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा तो इंसोलेशन का अमाउंट ऑलरेडी अपने आप मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम इंसोलेशन होने वाला है, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन विल बी मैक्सिमम है। इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन देन द ट्रॉपिक्स। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इक्वेटर पर जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत होते हैं, राइट। तो अगर क्लाउड्स होते हैं तो अमाउंट जो है इंसोलेशन का रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो अमाउंट कम होगा। एंड एट द सेम लैटिट्यूड द इंसोलेशन इज़ मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ओवर द ओशंस, ठीक है। और इसका भी सेम रीज़न है, क्योंकि
आई एम सॉरी, क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं वो ओशंस के ऊपर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है रादर देन ऑन कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो क्लाउड्स होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए वहाँ पे जो अमाउंट होगा इंसोलेशन का वो ज़्यादा होगा। ऑलराइट, नाउ वी विल स्टडी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म्स, राइट। जैसे कंडक्शन के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी, देन उसके बाद कन्वेक्शन के बारे में वी विल स्टडी, एंड देन एडवेक्शन एट द एंड, राइट। तो कंडक्शन क्या होता है? द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसोलेशन, दैट मीन्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ट्रांसमिट द हीट टू द एटमॉस्फेरिक लेयर्स। जब जो अर्थ क्रस्ट होती है, जब वो हीट हो जाती है इनकमिंग सोलर रेडिएशन से, तो वो ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देती है हीट को एटमॉस्फेरिक लेयर में, एटमॉस्फेरिक लेयर्स में, जो कि अर्थ क्रस्ट के पास में होती है, राइट, लॉन्ग वेव फॉर्म में, ठीक है। देखिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, और इनकमिंग सोलर रेडिएशन ये ऐसे आ रही हैं, तो जैसे ही अर्थ क्रस्ट जो है जैसे ही अर्थ क्रस्ट हीट अप हो जाएगी, तो ये अपने पास वाली लेयर्स को भी हीट अप करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, इन लॉन्ग वेव फॉर्म, ठीक है। इन जो इंसोलेशन होता है वो ये शॉर्ट वेव फॉर्म में होता है, और जब रिफ्लेक्ट बैक करता है इंसोलेशन अर्थ क्रस्ट से, तो ये लॉन्ग वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये कुछ भी नहीं है, जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन से क्रस्ट हीट अप हो जाती है, और वो जब उस हीट को एटमॉस्फेयर में छोड़ती है, ठीक है, और उसकी वजह से जब एटमॉस्फेरिक लेयर्स गर्म होना स्टार्ट होते हैं, उसे कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये कंडक्शन है। द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द लैंड गेट्स हीटेड स्लोली, एंड द अपर लेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द लेयर, लोअर लेयर ऑल्सो गेट हीटेड, दिस इज कंडक्शन, राइट। बहुत ही सिंपल है। इट टेक्स प्लेस when two bodies of unequal temperature are in contact with one another, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी पे ही आपने देखा होगा कई सारे अप्लाइंसेस भी आने स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कंडक्शन चूल्हा भी आपने आई एम श्योर सुना होगा, ठीक है। तो वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, जब दो बॉडीज़ आपस में कॉन्टैक्ट में होती हैं और उनका जब टेम्परेचर अनइक्वल होता है, ठीक है, और उनके बीच में हीट का ट्रांसफ़र तब तक होता है जब तक या तो दोनों का जो है टेम्परेचर सेम ना हो जाए, या फिर उन दोनों को एक दूसरे से अलग ना कर दिया जाए। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। देयर इज़ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वार्मर टू कूलर बॉडी, ओके। ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूज अंटिल बोथ द बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर और द कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन, राइट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन हीटिंग द लोअर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। जो लोअर लेयर होती है एटमोसफेयर की, वो हीट अप होती है इंसोलेशन की वजह से, कंडक्शन की वजह से ही, ठीक है। नाउ सेकंड, कन्वेक्शन। द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ rises vertically on heating in the form of current and further transmit the heat to the atmosphere. देखिए, जब अर्थ की कॉन्टैक्ट में जो एयर होती है, जब वो गर्म हो जाती है, हीटअप हो जाती है इंसोलेशन के द्वारा, तो वो राइज करना स्टार्ट करती है वर्टिकली, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, राइट, वर्टिकली, ओके। और जब वो वर्टिकली जाती है तो अपने साथ हीट भी ट्रांसमिट करती हुई जाती है, राइट। दिस इज कन्वेक्शन। द कन्वेक्शन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ट्रोपोस्फेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स, हम एटमोसफेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो ये कन्वेक्शन है, जब हीट जब एटमोसफेरिक एयर हीटअप होती है और वो वर्टिकल, ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, वर्टिकली राइज करती है, उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। और अगर ये हॉरिजॉन्टली राइज करे, हॉरिजॉन्टली मूव करे, तो हम उसको बोलते हैं एडवेक्शन, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, राइट। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे वेदर के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज़ रिलेटिवली मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्टिकल मूवमेंट। इन मिडल लैटिट्यूड्स मोस्ट ऑफ डायरोनल, यानी कि डे एंड नाइट में जो वेरिएशन आता है उसे बोलते हैं डायरोनल।
इन डेली वेदर आर कॉज्ड बाय एडवेक्शन अलोन, ठीक है। और ये कैसे होता है, वी आर गोइंग टू स्टडी। इन ट्रॉपिकल रीजन्स पर्टिकुलरली इन नदर्न इंडिया ड्यूरिंग समर सीजन लोकल विंड्स, जो हम बोलते हैं ना नॉर्थ इंडिया में लू जो चलती है समर्स में, वो एडवेक्शन ही होती है, राइट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर ही होती है वो, ओके, इज द आउटकम ऑफ एडवेक्शन प्रोसेस, राइट। नाउ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, इसके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। देखिए जो इंसोलेशन होती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होती है वो शॉर्ट वेव्स में होती है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। और जब इंसोलेशन के थ्रू जब अर्थ बिकम्स अ रेडिएटिंग बॉडी आफ्टर बीइंग हीटेड अप, ठीक है, इसकी वजह से अर्थ का जो क्रस्ट होता है, अर्थ की जो बॉडी होती है वो एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है इंसोलेशन की वजह से, ठीक है। एंड देन इट रेडिएट्स एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन लॉन्ग वेव फॉर्म, ठीक है। इंसोलेशन यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन वो शॉर्ट वेव में होती है, अर्थ को जाती है, अर्थ को हीट अप करती है, और जब अर्थ एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है और जब वो हीट अप करना स्टार्ट करती है तो वो लॉन्ग वेव फॉर्म में करती है, राइट। द एनर्जी हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो, और इसी को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, राइट। द लॉन्ग वेव रेडिएशन इज एब्सॉर्ब्ड by the atmospheric gases, particularly by CO2 and other greenhouse gases. Thus, the atmosphere is indirectly heated up by Earth's radiation. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, वो एब्जॉर्ब करती हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन को जो अर्थ के रेडिएशन से आती है, राइट। द एटमॉस्फेयर इन टर्न रेडिएट्स एंड ट्रांसमिट heat to space, okay. Finally, the amount of heat received from the sun is returned to space, thereby maintaining constant temperature at the earth's surface and in the atmosphere. देखिए, ये अर्थ है और ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, इंसोलेशन, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब इंसोलेशन मिलता है, इंसोलेशन जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन आता है उसकी वजह से कुछ ज़्यादा फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है अर्थ के टेम्परेचर पे। जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि जो इंसोलेशन होता है, यानी कि इंसोलेशन को रिसीव करने में और इंसोलेशन को वापस अर्थ के थ्रू वापस रेडिएट करने में अर्थ के थ्रू, उसमें थोड़ा सा टाइम होता है। इसलिए ये जो पूरा अर्थ का जो टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर होता है, ये मेंटेन रहता है, ठीक है। अभी हम इसको स्टडी करने वाले हैं आगे, ओके। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आपको आई होप समझ आ गया होगा। नाउ हीट बजट के बारे में वी विल स्टडी। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया हुआ था NCERT में, बट मैंने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया है। आई होप आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। तो हीट बजट, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ 15 डिग्री। जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द ईयर वो ऑलमोस्ट 15 डिग्री रहता है अगर हम एवरेज निकालें, ठीक है। अर्थ मेंटेन्स इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स ऑफ एनर्जी, बट आउटफ्लक्स इज नॉट इमीडिएट, राइट। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये समझाया कि जो आउटफ्लक्स होता है वो इमीडिएट नहीं होता, उसमें थोड़ा सा टाइम होता है, एंड इट हैज़ लॉन्ग टाइम गैप, दैट्स वाई द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड, राइट। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। नाउ इनकमिंग सोलर रेडिएशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट 35% इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर। ओजोन लेयर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, राइट। ओजोन लेयर जो है एब्जॉर्ब कर लेती है इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, ठीक है। यूवीज एंड जितने भी हार्मफुल रेडिएशन होते हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर देती है जो ओजोन लेयर होती है, राइट। देन 15% बाय क्लाउड कवर। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया भी हुआ है, ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है और क्लाउड के थ्रू रिफ्लेक्ट बैक कर रही है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अर्थ तक ये नहीं पहुँच रही है। ओनली 50% एनर्जी रीच्ड टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब 50% का क्या होता है आउट गोइंग में, वो समझते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी सिंपल है। और जो ओजोन लेयर होती है 35% वो एब्सॉर्ब करती है, देन उसके बाद जो क्लाउड कवर होते हैं 15% उनके थ्रू रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, ठीक है। नाउ केवल 50% ही अर्थ सरफेस तक पहुंचता है, ठीक है। उसमें भी 20% जो होता है लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन में वो लॉस्ट हो जाता है। 10% इज लॉस्ट इन सेंसिबल हीट, मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी,
टेम्परेचर भाई देखिए, अब अर्थ क्रस्ट पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन आएंगे तो उसका टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा, उसमें भी एनर्जी लगती है, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने में 10% जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन लॉस्ट हो जाते हैं, राइट। एंड 15% एब्सॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेज, जो हमने अभी देखा CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज जो है एब्सॉर्ब कर लेती हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन को, ठीक है, हमने देखा ना अभी यहाँ पे। एंड रिमेनिंग 5% वॉज रिलीज इन द स्पेस, ठीक है। तो ये अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो 100% इनकमिंग सोलर रेडिएशन का आपके पास बजट आ जाएगा। तो ये बजट जो है फॉलो किया जाता है, राइट। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये स्नो है, राइट। तो यहाँ पे जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन टकराती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अल्बीडो, ठीक है, अल्बीडो, राइट। रेशियो बिटवीन द टोटल सोलर रेडिएशन फॉलिंग अपॉन अ सरफेस एंड द अमाउंट रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन है, मतलब इसका यही है जो मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन परसेंटाइल। एवरेज अर्थ्स एवरेज एल्बिडो इज़ 35%। डार्क जो सॉइल होती हैं उस पर लोवेस्ट होता है और जो हाईएस्ट होता है वो स्नोफॉल पे होता है। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि हाईएस्ट एल्बिडो किसका होता है, तो वो स्नोफॉल का होता है, राइट। फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो से कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये लैटिट्यूड होते हैं, राइट। ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से लॉन्गिट्यूड होता है, राइट। तो लैटिट्यूड से भी जो है इंसोलेशन वेरी करते हैं। द इंसोलेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, हैंस द टेम्परेचर ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंगली, राइट। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, कोई कितनी हाइट पर है उसे हम एल्टीट्यूड के थ्रू शो करते हैं, राइट। द टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट, और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हमने एटमॉस्फेयर को स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, राइट। तो जब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है, राइट। देन रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट इज टर्म्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट, और एंड इट इज़ 6.5 डिग्री पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने में 6.5 डिग्रीज कम हो जाते हैं, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्टेंस फ्रॉम सी से कितनी डिस्टेंस है, ये भी इसकी वजह से भी जो है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आते हैं। द सी गेट्स हीटेड स्लोली, क्योंकि जो सी होता है वो स्लोली, बहुत स्लोली हीट होता है, एंड लूजेस हीट स्लोली। ऑन द अदर हैंड लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन प्रीटी क्विकली, अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो। देयरफॉर द वेरिएशन इन टेम्परेचर ओवर द सी इज़ लेस compared to land, right. The places situated near the sea come under the moderating influence of the sea and land breezes which moderate the temperature, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर कोई प्लेस सी के पास है तो वो मॉडरेटिंग टेम्परेचर होगा उसका थ्रू आउट द डे, राइट। इतने चेंजेस नहीं आएंगे उसके टेम्परेचर में। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर कोई प्लेस है उसके आसपास कोई समुद्र नहीं है, कोई वाटर बॉडी नहीं है, तो वहाँ पे बहुत क्विकली चेंजेस आएंगे, राइट। एयर मास एंड ओशियन करंट्स, द प्लेसेस विच कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एयर मासेस एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर, ठीक है। अगर एयर जो मास है वो वार्म होगा तो वहाँ का टेम्परेचर हाई होगा, अगर कोल्ड एयर मास होगा तो वहाँ का टेम्परेचर जो है कम होने वाला है, राइट। तो वार्म एयर हाई टेम्परेचर, कोल्ड एयर लो टेम्परेचर, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो कि कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर MCQ बहुत बनते हैं, ओके। नाउ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फिनोमिनन है, इसको वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस नॉर्मल लैप्स रेट इज़ इन्वर्टेड यूजुअली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। नॉर्मल लैप्स रेट अभी हमने देखा 1 किलोमीटर ऊपर जाने में 6.5 डिग्रीज जो है टेम्परेचर कम हो जाता है। 1 किलोमीटर अगर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर 6.5 डिग्रीज कम हो जाएगा, ठीक है। अ लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काइज एंड स्टिल एयर
इज़ आइडियल सिचुएशन फॉर इन्वर्जन। ठीक है, तो इन्वर्जन के लिए आइडियल सिचुएशन क्या होगी? एक लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काई एंड स्टिल एयर। द हीट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ऑफ ड्यूरिंग द नाइट एंड बाय अर्ली मॉर्निंग आवर्स द अर्थ इज कूलर देन द एयर अबव। देखें जो हीट होगी, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होगा, जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन होगा जो पूरे दिन में कैप्चर किया गया है, वो रात को रेडिएट ऑफ होना स्टार्ट होगा, राइट। एंड ड्यूरिंग द नाइट एंड बाय अर्ली मॉर्निंग आवर्स द अर्थ इज कूलर देन द एयर अबव। देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो वार्म एयर होती है एटमॉस्फेयर के अर्थ क्रस्ट के पास की जो एयर होती है वो वार्म एयर होती है, राइट। तो ईजिली जो है वार्म एयर टू कोल्ड एयर हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और हमने अभी इंसोलेशन में भी कंडक्शन में भी देखा कि जो एयर होती है वो वार्म टेम्परेचर से कोल्ड टेम्परेचर की तरफ जाती है, राइट। नाउ नॉर्मल कंडीशन में तो ये होगा। नाउ जो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो अर्थ क्रस्ट के पास की जो लेयर होती है वो ज़्यादा जो है टेम्परेचर उसका कम हो जाता है उसके ऊपर वाली लेयर से, ठीक है। तो नीचे वाली लेयर कोल्ड लेयर हो जाती है, उसके ऊपर वाली जो है वो वार्म एयर हो जाती है, जिसकी वजह से ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है वो रुक जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। और ये पोलर एरियाज़ पे जो है बहुत नॉर्मल बात है थ्रू आउट द ईयर। सरफेस इन्वर्जन promotes stability in the lower layers of the atmosphere. Smoke and dust particle gets collected beneath the inversion layer and spread horizontally to fill the lower strata of the atmosphere, ठीक है। और इसकी वजह से फॉग भी बनती है मॉर्निंग में, जो कि हम देखते हैं यूजुअली विंटर्स में, राइट। दिस इन्वर्जन लास्ट फॉर फ्यू आवर्स until the sun comes and begin to warm up the earth, ठीक है। तो ये कुछ देर का ही फिनोमिनन होता है। जैसे ही इनकमिंग सोलर रेडिएशन वापस आना स्टार्ट होती है तो ये जो नीचे की कोल्ड एयर होती है ये वार्म एयर में तब्दील हो जाती है, राइट। और फिर जब ये वार्म बन जाएगी और ये भी वार्म बन जाएगी तो यहाँ से ईजिली जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट स्टार्ट हो जाएगी वापस से, राइट। तो ये फिनोमिनन है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, राइट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ट्रोपोपॉज हम देख चुके हैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में, वैली इन्वर्जन एंड कोल्ड विंटर नाइट। वैली इन्वर्जन को हम एक बार और स्टडी करते हैं, इसको एयर ड्रेनेज भी बोलते हैं। देखिए द इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन हिल्स एंड माउंटेन्स ड्यू टू एयर ड्रेनेज। कैसे? कोल्ड एयर एट द हिल्स एंड माउंटेन्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग नाइट। जो रात को जो वहाँ की जो एयर होती है हिल्स की, तो वो ठंडी हो जाती है एंड इट स्टार्ट्स फ्लोइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। बीइंग हैवी एंड डेंस द कोल्ड एयर एक्ट्स ऑलमोस्ट लाइक वाटर, ठीक है। ये जो यू कैन सी हेयर इन दिस डायग्राम, जो कोल्ड एयर है वो बिल्कुल पानी की तरह ग्रेविटी के अंदर नीचे वैली में, यहाँ पे वैली होती है, राइट, वैली में वैली की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है, राइट। moves down the slope to pile up deeply in pocket and valley bottoms with warm air above, right। तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये पैकेट बना लेती है कोल्ड एयर का और इसके ऊपर की तरफ वार्म एयर होती है, राइट। तो यहाँ पे अब फिर से वही कंडीशन स्टार्ट हो जाती है कि नीचे वाली कोल्ड हो जाती है, ऊपर वाली वार्म हो जाती है, तो यहाँ पे हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो रुक जाता है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एयर ड्रेनेज, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट डैमेज, राइट। तो ये बिल्कुल पिछले ही फिनोमिना पे बेस्ड था। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में ये जो छोटी छोटी बातें हमने यहाँ पे स्टडी की कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, इनसे ही रिलेटेड होता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर भी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर और द प्रीवियस चैप्टर दैट आई हैव अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल, you can always ask me questions here on Instagram. Okay, thank you very much for watching it. Do like it, share it with your friends, and do subscribe to our channel. Thank you very much, guys.